अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। कांची ने जब सामने देखा तो उसके सामने काव्यांश गुस्से से उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। उसकी सिर और गले की नसें तनी हुई थी। वो इस वक्त इस कदर गुस्से में था कि कोई भी इंसान उसे देख कांप जाए। कांची जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, और ये थप्पड़ पहले थप्पड़ के कंपेयर में स्लो था। कांची के आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलकर उसके लाल पड़ गए गालों पर आ गए। काव्यांश ने गुस्से से कांची की शोल्डर में बुलेट लगी जगह को कसकर पकड़ अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। कांची लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस चट्टान के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। काव्यांश कांची को घसीटते हुए अपने साथ ले आते हुए एक झटके से कांची को अपने सामने कर दिया, जिससे कांची राइट साइड की तरह झुकी और उसका पूरा बाल उसके चेहरे पर आ गया। कांची अपने चेहरे को ऊपर कर काव्यांश को देख रही थी। उसका गुस्सा अभी भी वैसा ही था। हवाएं तेज चलने लगी थी। वह दोनों सुनसान रोड के बीचों बीच खड़े थे। राइट और लेफ्ट में जंगल था। कांची अपनी नीली आंखें जो लाल हो गई थी उस आंखों से देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे मारा कैसे? आज तक मेरे पापा ने मुझे छुआ नहीं और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? काव्यांश एक कदम कांची की तरफ बढ़ाया तो कांची डर से एक कदम पीछे हो गई। काव्यांश कांची की तरफ देखते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप, एक वर्ड अगर तुमने कुछ भी कहा तो आई विल किल यू। कांची ने भी गुस्से से काव्यांश को देखते हुए कहा, नहीं रहूंगी चुप, क्या करोगे? मारोगे? मारो, एक कमजोर आदमी एक औरत पर उठाने के अलावा कर ही क्या सकता है? तुमने भी सभी मर्द की तरह अपना कहीं का गुस्सा मुझ पर निकाला है। काव्यांश गुस्से से कांची के शोल्डर को कसकर पकड़कर एक झटके से कांची को बिल्कुल अपने करीब कर कहा, चुप हो जाओ, तुम्हारी ये तेज आवाज मेरे गुस्से को और बढ़ा रही है। कांची को अपने बाजू में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। कांचे ने गुस्से से कहा, मिस्टर काव्यांश रघुवंशी, तुम्हें किस बात पर गुस्सा नहीं आता? तुम जब भी मुझसे मिलते हो गुस्से में ही रहते हो। कभी मुझे गोली मारते हो तो कभी मुझे थप्पड़ मारते हो, लेकिन आज मुझे इन थप्पड़ों की वजह बताओ। क्या सोचकर तुम्हें मुझ पर हाथ उठाया? क्या गलती थी मेरी? कांची की इतनी तेज आवाज सुनकर काव्यांश को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। काव्यांश अपनी पकड़ को कांची पर मजबूत करते हुए गुस्से से हर शब्द को चबाते हुए कहा, गलती जानना है तो सुनो, आवारा लड़कियों की तरह घूमना बंद करो। तुम्हारा यहाँ आना मेरे थप्पड़ की वजह है। तुम जानते भी हो ये कौन सी जगह थी जहाँ से तुम अभी निकली थी? यहाँ ऐसी लड़कियाँ आती हैं जिन्हें अपने जिस्म की नुमाइश करना अच्छा लगता है, मर्दों के साथ सोना अच्छा लगता है, और यहाँ वह मर्द आते हैं जो चील, कौओं और भेड़िए की तरह लड़कियों टूट पड़ते हैं। तुम्हें यहाँ आने में शर्म नहीं आई? आखिर तुम यहाँ करने क्या आई थी? आज के बाद से तुम्हारा घर से निकलना बंद हुआ। तुम बिना मेरे परमिशन के घर से बाहर नहीं निकलोगी। तुम इतनी बेशर्म निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। रात के 2 बजे तुम बाजारों लड़कियों के बीच से आ रही हो। उनका तो कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा वजूद है। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा इश्क हो। मैं अपनी मोहब्बत और इश्क पर किसी भी इंसान की गंदी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। छुअन की तो दूर की बात है। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मेरे अलावा किसी इंसान के करीब मत जाना, किसी इंसान के बारे में सोचना भी मत। तुमने तो मेरी बातों को हल्के में ले लिया और इतने गंदी जगह सभी मर्दों के बीच आ गई। यह सभी वजह तुम्हें थप्पड़ मारने की। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? कांची मुस्कुराने लगी। कांची की मुस्कुराहट देख काव्यांश हैरान हो गया। कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा? मोहब्बत, इश्क, इतनी ही मोहब्बत और इश्क था तो सभी मर्दों की तरह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बड़े शरीफ हो ना, तो घर में होना चाहिए ना कि ऐसी में ऐसी जगह पर। ये तुम भी सभी मर्दों की तरह घर का सुकून छोड़कर यहाँ का सुकून पाने आ गए। काव्यांश ने चिल्लाया, शट अप। कांची ने उसी टोन में कहा।
चिल्लाओ मत मिस्टर रघुवंशी, और एक बात, लोगों को कंट्रोल करना बंद करो। मैं आवारा हूँ, बाजार हूँ, जो भी हूँ अपने लिए हूँ, तो फिक्र अपने पास रखो, क्योंकि मैं न तो तुम्हारी बीवी हूँ, ना ही रखेल, और ना ही गर्लफ्रेंड, तो किस हक से तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? जिस दिन मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी उस दिन हक जताना समझे तुम। नाउ यू लीव माई हैंड। काव्यांश कांची को बिल्कुल अपने करीब कर कांची से कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम पर टैग लगाऊं कि तुम मेरी क्या लगती हो? बीवी तो तुम 1 हफ्ते बाद बनोगी मेरी। रखेल, मैं तुम्हें मबनाना नहीं चाहता, एक ही रास्ता है, गर्लफ्रेंड। इतना कहकर काव्यांश ने एक झटके से अपने दूसरे हाथ से कांची के बालों को अपने हाथों में पकड़कर खींचते हुए कांची के चेहरे को ऊपर किया और फिर अपने होठों को कांची के होठों पर रख दिया। वह कांची होठों को किस करने लगा। वह अपने दोनों हाथों को काव्यांश के ब्रॉड चेस्ट पर रखकर काव्यांश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसे खुद से दूर करने में नाकाम थी। काव्यांश उसे किस करते जा रहा था। उसने कांची के सूख गए खून को अपनी जीभ से लिक करते हुए दोबारा से कांची के होठों को कसकर बाइट कर लिया, जिसे कांच की चीख निकल गई और उसने पूरी ताकत लगाकर काव्यांश को खुद से दूर धक्का दिया। काव्यांश सिर्फ कांची के होंठ से हटा था। काव्यांश कांची को वैसे ही पकड़े हुए कहा, अब से तुम 1 हफ्ते तक मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी मिस कांची अग्रवाल। इतना कहकर काव्यांश दोबारा से कांची को किस करने लगा। कांची को अपना दम घुटने हुए महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें उखड़ रही है। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ। लगभग 25 मिनट के किस के बाद काव्यांश कांची से दूर हुआ, लेकिन कांची बेहोश हो चुकी थी। वो बेजान सी काव्यांश की बाहों में झूल गई। काव्यांश कांची के चेहरे को देखा तो उसने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली, क्योंकि उसके दोनों चेहरे पर उसके उंगलियों के निशान थे। उसके फोटो के कोनों से खून निकल रहे थे। काव्यांश ने कांची के गाल को सहलाते हुए कहा, यू आर माई ऑब्सेशन। क्या ये जुनून दोनों के दिलों में मोहब्बत का एहसास आने देगा? उदयपुर एयरपोर्ट। एक खूबसूरत सी लड़की ने एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा। उसने उदयपुर की हवाओं को महसूस करते हुए कहा, मेरी जान, मैं आ गई हूँ, बस कुछ दिन और जब हम दोनों एक साथ होंगे। ये वही लड़की थी जो मसूरी में अपने रूम में काव्यांश को अपनी बाहों में महसूस कर रही थी। उस लड़की ने खुद से कहा, कुछ दिन बाद में पूरी तरह से सेज ताशा काव्यांश रघुवंशी बन जाऊंगी। उस लड़की ने इस वक्त ब्लैक शॉर्ट टॉप शॉर्ट स्कर्ट ऊपर से वाइट जैकेट कैरी किया था, बालों को खुला छोड़ा था। एयरपोर्ट से आते जाते हर लड़के उसी ही घूर रहे थे, क्योंकि वह सच में खूबसूरत थी। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरती में कोई ना कोई दाग जरूर होता है, और उसकी खूबसूरती में क्या दाग था यह आने वाला वक्त बताएगा। अगल बड़ी ही सुबह कांची की जब आंख खुली तो उसके हाथों में ड्रिप लगी थी। कांची ने अपने आप को देखा तो अभी भी वो उसी कपड़ों में थी, लेकिन उसने किसी की जैकेट पहनी थी जिसमें वो पूरी तरह से छुप सी गौ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोट को उसने नहीं बल्कि कोट ने उसे पहना है। कांची उठकर बेड पर बैठी और अपने आप को अनजान जगह पर देखकर परेशान हो गई। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आई। उन सभी बातों को याद करते ही कांची ने झटके से अपने हाथ में लगे ड्रिप को खींचकर निकाल दिया, जिससे उसके मुंह से चीख निकली आहे। कांची ने जब सामने घड़ी में देखा तो सुबह के 8 बजे बज रहे थे। कांची जैसे ही बेड से उठने को हुई तो उसे गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। शायद वह शख्स किसी को डांट रहा था। कांची ने जब अपनी नजर घुमाकर देखा तो था पीस सूट पहने एक इंसान उसकी तरफ पीठ करे खड़ा था। वो किसी पर बेहद गुस्सा हो रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुमने कहा था ना वह फार्म हाउस पर मिल जाएगा, तो वह अभी तक कहा। तुम जानते हो ना अरुण, मुझे मेरे काम में लापरवाही नहीं पसंद और मुझे अपनी बात दोहराने की भी आदत नहीं है। अगर तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो बिना उसे लिए मेरे सामने आना। अरुण, जो फोन के दूसरे साइड था, अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, बॉस, में ऑलमोस्ट अपने प्लानिंग में सक्सेस हो चुका था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हम सब हैरान हो गए। बॉस, किसी ने उसके ड्रिंक को स्पाई किया और जब उसे किडनैप करके उसके रूम में गए तो वह बहुत ही बुरी हालत में एक लड़की के साथ था, और इस हालत में उसे किडनैप करने का कोई फायदा नहीं था।
काव्यांश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मुझे बहनें नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे वह 24 घंटे के अंदर इस फार्म हाउस के बेसमेंट में चाहिए। मतलब चाहिए। इतना कहकर उसने अरुण की बिना कोई बात सुने ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर दिया। काव्यांश जब पीछे पलटा, कांची को होश में देख उसके चेहरे पर एक पल के लिए सुकून आया, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में गायब भी हो गया। वह अपने एक्सप्रेशन लेंस चेहरे से रूम में आकर कांची को देखा तो उसे एक बार फिर उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है और क्या पागलपंती है। कांची हैरानी से और सवालिया नजरों से उसे देखती मानो पूछ रही हो कि अब उसने क्या बदतमीजी की और क्या पागलपंती की है। काव्यांश की नज़र एकटक कांची के हाथों पर थी जहां से खून निकल रहा था। काव्यांश कांची के पास आ कर कांची के हाथ को कसकर पकड़कर दबाते हुए कहा, तुम कितनी लापरवाह हो, बिगो किससे पूछकर निकाला तुमने। कांची काव्यांश के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा, मर क्यों नहीं जाते तुम। जब से मेरी जिंदगी में आए हो मुझे पागल कर दिया है। काश तुम्हारी जान चली जाती है, कम से कम मेरी जान तो छूटती तुम जैसे सायकों से। कांची एक एक वर्ड सुन काव्यांश हेविल स्माइल करने लगा। उसकी स्माइल से गालों पे छोटी ही पल पड़ रहे थे। कांची उसका डिम्पल देख एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना भूल गई। कांची का यूं देखना काव्यांश से छुपा नहीं और उसकी स्माइल और गहरी हो गई। कांची कुछ ही पल में होश में आई और उसे उस साइको की स्माइल जहर लग रही थी। काव्यांश कांची के हाथ को कसकर पकड़े हुए कहा, माय डियर गर्लफ्रेंड, इतनी जल्दी मेरी मौत नहीं आएगी। मेरी मौत में अभी वक्त है। जब तक मैं तुम्हारी जान नहीं लेता मेरी मौत मुझ तक आने का सोचेगी भी नहीं। कांची गुस्से से अपने चेहरे को काव्यांश की तरफ से रते हुए कहा, मुझे जाने दो। काव्यांश कांची को देखते हुए कहा, सॉरी माय डियर गर्लफ्रेंड, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया है कि तुम 2 दिन के लिए किसी केस से रिलेटेड मुंबई जा रही हो। इन 2 दिनों में तुम्हें अपनी हालत ठीक करनी है। खुद को देखो कितनी कमजोर हो। ऐसे मुझसे लड़ेगी, मुझसे लड़ाई शुरू करने से ही पहले हार जाएगी। मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। इतना कहकर काव्यांश ने कांची हाथ छोड़ दिया। कांची हाथ से खून निकलना बंद हो गया था। काव्यांश के में से मुंबई शहर का नाम सुन उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसके कान के पास से पसीने की बूंदें गिर रही थी। कांची ने घबराते हुए काव्यांश के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुमने मामा से सच में कहा कि मैं मुंबई जा रही हूँ। कांची का बिहेवियर अचानक चेंज होते देख काव्यांश हैरान हो गया। काव्यांश को महसूस हुआ कि कांची का हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ रहा है। काव्यांश को कांची की बढ़ती छोटी हुई हार्ट बीट भी सुनाई दे रही थी। कांची ने अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अपने कांपते होंठों से काव्यांश से पूछा, मेरा फोन कहाँ है? मुझे मामा को कॉल करना है। काव्यांश ने कांची को फोन दिया तो कांची ने मैसेज चेक किया तो अमृता जी ने मैसेज चेक नहीं किया था। कांची ने गहरी सांस ली और उस मैसेज को तुरंत डिलीट कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर दिल में ही कहा, थैंक यू गॉड। कांची पूरी तरह से नॉर्मल हो गई और उसने गुस्से से अपने सामने बैठे काव्यांश को घूरते हुए कहा, आगे से मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना, अब मुझसे दूर हटो। काव्यांश तो पूरी तरह से शॉक्ड था। कांची को पल पल में बदलते देख हैरान भी था। वह एक पल में डरी सहमी सी मासूम सी बच्ची बन गई थी, दूसरे ही पल में वह खूंखार शेरनी बन गई थी। कांची बेड से उठकर खड़े होते हुए कहा, मैं इस वक्त ना तो तुमसे कोई बहस करना चाहती हूँ और ना ही तुमसे लड़ना चाहती हूँ। प्लीज मुझे इस वक्त जाने दो। मेरा इस वक्त कहीं और होना बहुत जरूरी है। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे जाने दो। काव्यांश बेड पर टेक लगाकर पैर पर पैर रखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान लूंगा और तुम्हें जाने दूंगा? मुझे बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, इसलिए चुपचाप से किचन में जाओ और ब्रेकफास्ट बनाओ। कांची को बहुत गुस्सा आया, लेक छोटी ही न जब उसने ब्रेकफास्ट की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह बिना पल के झपकाए काव्यांश को देख रही थी।
काव्यांश जो अपने फोन में बिजी था अपने ऊपर किसी की लगातार नजर का एहसास होते ही गर्दन ऊपर कर दा। एक हाथों कांची आंखें बड़ी कर उसे ही देख रही थी। काव्यांश एक झटके से बिल्कुल कांची के करीब आकर कांची के कान के पास झुकते हुए कांची के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से कहा, अगर तुमने ब्रेकफास्ट बनाकर मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें ये से जाने दूंगा। काव्यांश के गरम होंठ कांची के ईयरलॉब को छू रहे थे जिससे कांची को अजीब सा महसूस हो रहा था। कांची एकदम से पीछे हुई, लेकिन वह लड़खड़ा गई और जैसे ही गिरने को हुई काव्यांश कांची की खुली कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट कांची को झटके से अपने करीब खींच लिया, जिससे कांची काव्यांश के बिल्कुल करीब आ गई। उसका एक हाथ काव्यांश के शोल्डर पर तो दूसरा उसके दिल के पास था। कांची काव्यांश से दूर होने को हुई तो काव्यांश कांची की कमर को कसकर पकड़ अपने उंगली को कांची खुले पेट में गड़ते हुए कहा, मेरी मर्जी के बिना तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती माय डियर गर्लफ्रेंड। कांची काव्यांश को घूरते हुए कहा, बहरी नहीं हूँ जो इतने करीब आकर मेरे कानों कह रहे हो सुनाई देता है मुझे छोड़ो अब मुझे वरना। काव्यांश बीच में ही कुछ कहने को हुआ कि उससे पहले उसका फोन रिंग हुआ। फोन को दूसरे हाथ से पॉकेट से निकाला तो उस रश हो रहे नंबर को देख काव्यांश ने कांची को एक झटके से छोड़ रूम से बाहर चला गया। कांची काव्यांश को जो ब्लूटूथ के थ्रू किसी बात करते बाहर जा रहा उस खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। आखिर कांची मुंबई शहर का नाम सुन इतना डर क्यों गई? कांची ने अपनी नजरें रूम में इधर उधर की तो वह रूम काफी बड़ा और खूबसूरत था। उस रूम को से थीम में डिजाइन किया गया था। उस रूम में बनी बालकनी में एक प्यारा सा व्हाइट सर्कुलर झूला था जिस पर ये कुशन थे। अच्छी बालकनी में आकर जब बाहर देखा तो नीचे एक बड़ा सा गार्डन था जहां चारों तरह पेड़ और बीच में फाउंटेन था। तभी कांची की नजर काव्यांश पर पड़ी जिसने अपने स्लीव फोल्ड किए हुए कोहनी तक की थी। ये कंटिन्यू किसी से ब्लूटूथ के झू बात कर रहा था। बस सुबह की धूप में बहुत हैंडसम लग रहा था। दूध जैसा रंग, नीली आंखें, बालों पर बिखरे कुछ बात उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। कांची बिना पलके झपकाए काव्यांश को देख रही थी जो पूरे गार्डन में राउंड लगाकर ब्लूटूथ के नॉर्मली किसी से बात कर रहा था। कांची ने काव्यांश को देखते हुए अपने मन में कहा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से इंसान देखे थे लेकिन तुम उन सभी से अलग हो। कभी सोचा नहीं था कि मेरी दूसरी नफरत की वजह तुम बनोगे। काव्यांश जो फोन पर मानव जी से बात कर रहा था लेकिन लगातार अपने ऊपर किसी की तपिश महसूस कर जब ऊपर देखा तो कांची उसी को ही देख रही थी। कांची ने जब काव्यांश को अपनी तरफ देखते देखा तो अपना चेहरा फेर लिया और रूम में आ गई। काव्यांश के चेहरे पर फिर से हल्का सा डिंपल आया लेकिन पल भर में गायब हो गया। कांची रूम में आकर वार्डरोब खोला तो उसमें काव्यांश के कपड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा थे वो क्या पहने, इसलिए उसने एक टी शर्ट ली और वॉशरूम में चली गई। लगभग 15 मिनट शॉवर लेने के बाद वह रूम में आई। उसने अपने आप को आईने में देखा तो वह व्हाइट टी शर्ट उसके घुटने से थोड़ा ऊपर थी लेकिन अचानक से उसकी नज़र अपने गालों पर गई जहां अभी भी काव्यांश के निशान थे। उसके गालों पर अभी सूजन थी। कांची गुस्से से अपने गाल पर रखते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा मिस्टर काव्यांश रघुवंशी। मेरे हर दर्द की कीमत तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दर्द चुकाएंगे। कांची वहां से किचन में आकर किचन को देखने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आज से पहले उसने कभी किचन में खाना बनाया ही नहीं। वह किचन में सिर्फ पानी पीने जाती थी। उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल अमृता जी रखती थी। कांची ने खुद से कहा, कांच अब तू क्या करेगी? तुझे तो गैस भी चलाना नहीं आता लेकिन तुझे यहाँ से जल्द निकालना है क्योंकि उसकी बर्बादी देखने में जो मजा घर पर आएगा वह यहाँ नहीं है। कुछ सोच कैसे तू उस साइको डेविल के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी। कांची ने अपने फोन में गैस ऑन करने की वीडियो ओपन की। वीडियो देख गैस को ऑन किया और फिर कुछ ब्रेकफास्ट की डिश को यूट्यूब पर डाला। यूट्यूब में कुछ ब्रेकफास्ट की डिशेस को देखकर ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश करने लगी। कांची ब्रेकफास्ट बनाने से ज्यादा किचन को कबाड़ खाना बना रही थी। 1 घंटे बाद जब किचन में जोरदार का ब्लास्ट हुआ तो काव्यांश जो अभी भी फोन पर बात कर रहा था
वह हैरान हो गया। वह दौड़ते हुए किचन में आया तो किचन का नजारा देख पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसके मुंह से निकला, व्हाट द हेल। कांची जो स्लैब के बिल्कुल कोने में खड़ी थी तो वहीं दूसरी साइड से ओवन से धुआं निकल रहा था। आटा जमीन पर गिरा हुआ था। सब्जियां इधर से उधर बिखरी पड़ी थी। स्लैब पर सारे मसाले बिखरे पड़े थे, कुछ ब्रेड प्लेट में थे तो कुछ स्लैब पर थे। काव्यांश, जिसे सफाई बेहद पसंद थी, उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। उसका इतना खूबसूरत सा किचन कुछ ही पल में इतना भयानक दिख रहा था। कांची अभी भी आंख बंद किए हुए खड़ी थी। काव्यांश कांची को देखते हुए अपने मन में कहा, क्या मुसीबत है ये लड़की। काव्यांश गुस्से से कांची के पास आकर कांची के बाजू को पकड़ते हुए तेज आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, यह क्या किया तुमने। मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा था, किचन का नक्शा बिगड़ने को नहीं। काव्यांश ने अभी तक कांची को ध्यान से देखा ही नहीं था। काव्यांश के पकड़ने से कांची ने झट से अपनी आंखें खोलकर काव्यांश को देखने लगी। कांची को खामोश देख काव्यांश जब दोबारा कांची पर चिल्लाने को हुआ तो उसकी नज़र कांची पर गई। उसने ऊपर से नीचे तक कांची देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी नज़र कांची के खुले पैर पर गई जहां उसने नाखूनों पर पिंक कलर का बड़ी ही नेल पेंट लगाई थी और एक पैर में काला धागा पहना था। काव्यांश अपनी नजरें कांची के पैरों से हटाते हुए कांची की आंखों में घूरने लगा जहां शर्म का नामो निशान नहीं था। कांची वाइट टी शर्ट में खरगोश की तरह लग रही थी। उसने बालों को जुड़ा बनाया हुआ था जिसकी कुछ लटें उसके गालों पर आ रही थी। उसकी हार्टबीट भी इस वक्त नॉर्मल से बहुत ज्यादा तेज थी। कांची को भी गुस्सा आ गया और उसने अपने बाजू से काव्यांश के हाथ से आजाद करते हुए तेज आवाज में कहा, चिल्लाना बंद करो, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना आता। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। फिर भी मैंने कोशिश की, मेरे हाथ से बने ब्रेकफास्ट खाने का शौक तुम्हें था, मुझे नहीं तो अब भूख। तो मैंने नहीं कहा था कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, और वैसे भी मैंने ये सब काम कभी नहीं किया है। तो तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊं, समझे तुम। इतना कहकर कांची लिविंग एरिया में आकर पानी को उठाकर एक सांस में पानी पीते हुए कहा, कितना मुश्किल काम है कुकिंग करना, ये तो केस लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। कांची अभी सुकून की सांस ले ही रही थी कि तभी एक झटके से काव्यांश कांची के शोल्डर को पकड़कर कांची को अपने सामने कर कांची के बिल्क छोटे उंगली करीब आकर गुस्से से कहा, मुझे ऑफेन करना बंद करो। तुम्हारी हरकतें लड़कियों वाली बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे अंदर शर्म है कि नहीं। हमारे बीच अभी कोई भी रिश्ता नहीं बना और तुम ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हो जैसे तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हें थोड़ा तो मुझसे शर्माना चाहिए। कांची अपनी आंखें छोटी कर मजाकिया हंसी हंसते हुए कहा, शर्म ये क्या होती है। मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन शायद तुम भूल गए मिस्टर काव्यांश रघुवंशी की मैं कौन हूँ। मैं कांची अग्रवाल हूँ। टिपिकल लड़कियों की तरह शर्माना नहीं आता मुझे, और ना ही तुम जैसे साइको के सामने गिड़गिड़ाना, इनोसेंट, क्यूटनेस, ये सब मुझमें नहीं है। और क्या कहा तुमने? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बना है। लगता है तुम कल रात की सारी यादें भूल गए हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। कल तुमने ही मेरे साथ ही एक रिश्ता बनाया था, वह भी फोर्सफुली। किसके साथ? किसके? पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बीवी बनने में अभी एक हफ्ता है, और रखेल तुम बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे गर्लफ्रेंड बनाने का फैसला किया। उस रिश्ते को बनाने के लिए तुमने मुझे अमेजिंग पैशनेट किस की सच में बहुत अच्छी थी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई। वो क्या है ना मिस्टर रघुवंशी? कांची अग्रवाल सब कुछ भूल सकती है, लेकिन तुम्हारे दिए गए दर्द को कभी नहीं भूल सकती। एक बात और, तुम खुद मुझे मेरे घर छोड़कर आओगे, वह भी 6 घंटे के अंदर। इतना कहकर कांची अपने दोनों हाथ से काव्यांश के हाथ को अपने शोल्डर से हटाते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि मैं काफी खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम जैसे हैंडसम जेंटलमैन के ऊपर यह सूट नहीं करता कि जिस लड़की से तुम बार बार बेइज्जत हो रहे हो। सी के करीब जाओ। तुम्हारे अंदर थोड़ा तो मेल ईगो होना चाहिए। अगर एक मेल में मेल ईगो ना हो तो मजा नहीं आता। मुझे तो भूखा रहने की आदत है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं होगी, इसलिए अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाओ और खुद खा
ओ डियर बॉयफ्रेंड, इतना कहकर कांची वहां से चली गई। काव्यांश कांची को जाते देख रहा था, जिसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी और वह उसे ऐसे चुप करा के गई थी जैसे गलती उसी की हो। आज काव्यांश को कांची से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वही उसे ये लेकर आया था। क्या इनकी तकरार कभी प्यार में बदलेगी? 1 घंटे बाद फार्म हाउस। कांची पैर पर पैर रखे हुए पैरों को हिला रही थी और सामने उसने टीवी ऑन कर रखा था। वह लगातार अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटे जा रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत सारे एक्सप्रेशन थे, इसलिए यह डिफाइन कर पाना मुश्किल है कि वो खुश है, गुस्से में है, नाराज है, ये परेशान। तभी अचानक से एक न्यूज़ आई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन माथुर अंपायर के सीईओ उदयपुर की रंग गली में एक किन्नर के साथ सोए मिले और उनकी कुछ तस्वीर जो स्क्रीन पर शो हो रही है। लोग सही कहते हैं, इन अमीरों की बहुत से ऐसे राज होते हैं जो इनके सिवा कोई नहीं जानता। शौर्य माथुर, जिन्हें कल रात उदयपुर की रंग गली के एक कमरे में एक किन्नर के साथ देखा गया था, उनकी हालत ऐसी थी कि देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस रंगगली के उस कमरे में उस किन्नर के साथ बहुत मजा किए हो। आरची के चेहरे पर जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त बेहद नफरत थी। काव्यांश, जो कॉफी लिए लिविंग एरिया में आ रहा था, इस न्यूज को देख पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने हैरानी से ये नामुमकिन है। उसने कांची का चेहरा अभी तक नहीं देखा था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि कांची उस न्यूज़ से कितनी खुश है। तभी कांची को काव्यांश के आने की आहट हुई तो उसने अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए कहा, वैसे लगता है तुम्हारे भी कुछ इसी तरह के शौक होंगे। काव्यांश अपनी तिरछी नज़र से कांची को घूरते हुए कहा, नहीं माय डियर गर्लफ्रेंड, मेरा टेस्ट काफ़ी अच्छा है और उसका रिजल्ट मेरे सामने है। वो कांची को देखकर टांट मार रहा था। कांची कुछ कहती उससे पहले उसका फ़ोन लगातार रिंग करने लगा। कांची ने जब अपने फ़ोन पर देखा तो मामा फ्लैश हो रहा था। वह जानती थी कि अमृता जी क्यों कॉल कर रही हैं। तो वही दूसरी तरफ मुंबई शहर में तूफान आया था। संजय माथुर बेहद परेशान थे। उनके सामने बॉडीगार्ड की फौज खड़ी थी। वह सभी पर गुस्सा कर रहे थे। उनके होते ये सब कैसे हुआ? उन्होंने अपने खास आदमी से कहा, पूछा, ये किसका काम है? आखिर यह सब किसने किया है? माथुर फैमिली से टकराने की हिम्मत किसने की है? क्या वह माथुर फैमिली को अच्छे से जानता नहीं? पता करो कौन है उसके पीछे। वह आगे कुछ कहते तो वही न्यूज़ पर एक और न्यूज आई कि शौर्य माथुर आज सुबह से लापता है। उस न्यूज़ एंकर ने आगे कहा, लगता है शौर्य माथुर को शर्म आ रही है। दुनिया के सामने आने से ऐसे काम ही क्यों करना जिससे शर्म आए। संजय माथुर उस न्यूज एंकर की एक एक बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने अपने आदमी से दांत पीसते हुए हर वर्ड पर जोर देते हुए कहा, उसे वहां से उठाओ और उसकी कब्र खोदकर उसके अंदर डाल दो। उसे भी तो पता चले कि उसने किसके बारे में बकवास करने की कोशिश की है। संजय माथुर ने राणे यानी अपने सबसे खास आदमी से कहा, पता करो ये सब किसने किया है और उससे मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। कांची लिविंग एरिया से उठकर बाहर जाते हुए फोन उठाकर पूछा, क्या हुआ मामा? आपने मुझे कॉल किया, वह भी इस वक्त? एनी प्रॉब्लम? फोन की दूसरी साइड से अमृता जी ने काफी गुस्से से कहा, ये सब तुम्हारी हरकत है ना रसमलाई, ये सब तुम ही कर सकती हो, तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। कांची कातिलाना स्माइल के साथ कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है मामा की दुनिया के सारे गलत काम आपकी रसमलाई करेगी? आप तो जानती है ना आपकी रसमलाई बिल्कुल रसमलाई की तरह नरम सी है, तो वह उस माथुर फैमिली से क्यों पंगा लेगी जो पहाड़ जैसे है? अमृता जी, जो अभी भी हॉस्पिटल में थी, अपने केबिन में आते हुए कहा, रसमलाई मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ये सब तुमने किया है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम जानती हो ना वह सब एक जानवर है, एक खूंखार भेड़िया है। उनसे लड़ने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें नोच खाएंगे। कांची का चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसके चेहरे पर नफरत, गुस्से और दर्द में जगह ले ली। कांची ने दांत पीसते हुए कहा, मामा अगर भेड़िए से डर कर भागने लगो तो वह फिर खुद को शेर समझने लगते हैं।
इसलिए उनकी गलतफहमी को जल्द ही दूर करना देना चाहिए और मैंने तो वही किया है। अमृता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रसमलाई तुमसे बेहतर उन्हें कौन जान सकता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं बल्कि 1 महीने उनके कैद में रही हो। क्या तुम 1 महीने की उनकी कैद को भूल गई? कांची ने 1 महीने की यादों को अपने सामने आते देख अपने हाथों की मुट्ठी भींचते हुए कहा। मामा मैं खुद को भूल जाऊंगी, लेकिन उस 1 महीने की कैद को कभी नहीं भूलूंगी। आप जानते हैं ना, मेरे जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ माथुर फैमिली की बर्बादी है। मैं अब तक ऐसे केसेज लेते आई जो कोई लेने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उन केसेज में रिस्क ज्यादा था। मैंने उन सभी केसेस को इसलिए लड़ा ताकि मैं खुद को मजबूत बना सकूं। खतरों से खेलती रही ताकि डर से जीत सकूं, खुद को पत्थर बना सकूं, ताकि जब मैं माथुर फैमिली का सामना करूं तो उन्हें वह पहली वाली कांची ना मिले, उन्हें वह कांची मिले जिसे डर क्या होता है पता ना हो। मैं कुछ वक्त के लिए भटक जरूर गई थी मामा, मैंने प्यार करना सीख लिया था, लेकिन रणवीर ने मुझे बताया कि दुनिया में प्यार नहीं होता, होता है तो सिर्फ धोखा। मैंने एक बार धोखे का सबक सीखा था, लेकिन भूल गई थी। तो दूसरी बार मुझे रणवीर ने सिखाया कि धोखे का सबक कभी नहीं भूलना चाहिए। अमृता जी अपनी बेटी की जिद देख परेशान थी। उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि आने वाला वक्त उनके लिए क्या नया तूफान लाएगा यह वह खुद भी नहीं जानती थी। उनकी बेटी आग से खेल रही थी। उन्हें डर था कहीं वह आग उनकी बेटी को जलाकर राख ना कर दे। कांची ने अमृता जी से कहा, मामा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं कुछ ही घंटों में घर पर आ रही हूँ, क्योंकि माथुर फैमिली की बर्बादी की शुरुआत होगा ई है। अब मुझे दूसरा वार करना है। अमिता जी कुछ कहती है उससे पहले कांची ने फोन रखे दिया। कांची ने अपनी आंखें बंद की तो 1 महीने की कैद का मंजर उसकी आंखों के सामने आया। कांची ने अपनी आंखें बंद की और कुछ वक्त के लिए फ्लैशबैक में गई। फ्लैशबैक एक अंधेरा कमरा था जहां कांची के हाथ और पैर बंधे हुए थे। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक रोशनी अंदर आए। उस रोशनी में एक इंसान भी अंदर आया। कांची ने जब अपने सर को उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर बहुत से चोट के निशान थे, उसके होठों के कोनों से खून निकल रहे थे। कांची ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो वही किया जो आपने कहा। कांची इससे आगे कुछ कहती वह इंसान अपनी बेल्ट को निकालकर कांची को बेल्ट से मारने लगा। कांच की दर्दनाक चीख उस रूम में गूंजने लगी। 15-20 बेल्ट मारने के बाद जब कांची आधी बेहोश की हालत में हो गई तो वह आदमी चला गया। कांची आधी बेहोशी की हालत में उस आदमी को चाहते देखती रही। उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिरा। उसकी दर्द की कराह उस रूम में कैद हो गई। कांची इससे आगे कुछ सोचती कि तभी काव्यांश अपने हाथ को कांची के शोल्डर पर रखते हुए कहा, कहाँ खो गई माय डियर गर्लफ्रेंड? काव्यांश की आवाज से कांची प्रेजेंट में आई और उसने अपनी आंखें तुरंत खोल दी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। काव्यांश कांची को इस तरह देखकर कांची से पूछा, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? कांची को बहुत पसीने हो रहे थे। काजी की हालत देख काव्यांश को समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसके सामने खड़ी लड़की को हो क्या जाता है। कांची की हार्टबीट बहुत तेज हो गई थी, इतनी तेज थी कि काव्यांश को उसकी हार्टबीट सुनाई दे रही थी। कांची वहां से जाने को हुई तो काव्यांश ने झटके से कांची की काली पकड़ कांची को अपने करीब कर कांची को अपने सीने से लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। तुम क्या सोच रही हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ। के काव्यांश बाहों में लेने से कांची काव्यांश की बाहों से आजाद होने की कोशिश की, लेकिन काव्यांश ने अपने हाथों को कांची के चारों तरफ लपेटकर कसकर पकड़ते हुए कहा, पहले शांत हो जाओ फिर छोड़ दूंगा। कांची उसी तरह काव्यांश की बाहों में खड़ी थी। उसके आंखों से आंसू निकल काव्यांश के चेस्ट पर गिरा। कांची के गर्म आंसू को अपने चेस्ट पर महसूस होते हो काव्यांश एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो गया। लगभग 15 मिनट बाद कांची जब शांत हुई तो काव्यांश से दूर होकर वह फार्म हाउस के अंदर चली गई। कांची को जाते देख काव्यांश के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसके दोनों पल बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन उसकी होंठों की मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया हो।
कांची को मारने वाला शख्स कौन था? कांची और माथुर फैमिली का क्या रिश्ता है? माथुर हवेली। संजय जी लिविंग एरिया में बैठे सिगार पी रहे थे कि तभी माथुर हवेली की मेन डोर से एक हैंडसम सा लड़का अंदर आते हुए अपने वॉच को सही करते हुए लिविंग एरिया में बैठे संजय माथुर को एक नज़र देखा और फिर अंदर आते हुए अपनी मां मीनल माथुर से कहा, मामा एक कॉफ़ी मेरे रूम में भिजवा दीजिए, मैं कॉफ़ी वहीं पीऊंगा। इतना कहकर वह हैंडसम लड़का सीढ़ियां चढ़ने लगा तो संजय माथुर ने थोड़े गुस्से से कहा, अगर तुम अपने प्रोफेसर की ड्यूटी से फ्री हो गए हो तो कुछ वक्त अपने बाप के साथ भी गुजार लिया करो। उस हैंडसम लड़के के चेहरे पर अचानक से गुस्सा आ गया और वो गुस्से से पलटकर एक नज़र संजय माथुर को देखते हुए कहा, मिस्टर माथुर, मनन माथुर को आपके इलीगल कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भूल सकते हैं पर मैं नहीं, मैं अपनी प्रोफेसर की ड्यूटी में बहुत खुश हूँ। संजय माथुर गुस्से से सोफे से उठकर खड़े होकर सामने खड़े मनन से कहा, कैसे बात कर रहे हो, बाप हूँ तुम्हारा और तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे प्रोफेसर होते हुए तुम्हारे अंदर मायना नहीं है। मनन ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ संजय जी से कहा, इसी बात का तो अफसोस है कि आप मेरे बाप हैं। मेरी रगों में आप जैसे कातिल का खून बह रहा है। संजय माथुर गुस्से से खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी जबान को संभाल कर चलाओ मनन, वरना उन्हें खामोश करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। मनन सीढ़ियों से उतरकर संजय माथुर के पास आकर बिल्कुल उनके सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर कहा, कैसे खामोश करेंगे डैड, जैसे अंकल और आंटी को किया था उनकी तरह मुझे भी मार देंगे। यह मेरे दोस्त की तरह मुझे टॉर्चर करके खत्म कर देंगे। मैं आपसे नहीं डरता, आपने पहले ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे छीन लिया, जिसे जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मेरी आखिरी और अकेली दोस्त को आपने मुझसे छीन लिया, और क्या ही छीन लेंगे, मुझसे सब कुछ तो छीन लिया। संभल जाए डैड, कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तो आपके पास वक्त ना हो, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपने मुझसे मेरी कांच को छीना, उसे मार डाला, मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मा को मुझसे छीन लिया जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। आपको लगता है इतना सब कुछ करने के बाद, 3 मर्डर करने के बाद भी आपका ये बेटा आपको माफ कर देगा? मैं शौर्य माथुर नहीं हूँ, मनन माथुर हूँ, जिसके लिए गलत गलत होता है और सही सही होता है। मुझसे शौर्य जैसे बेटे की उम्मीद मत करिए जो आपके गलत में भी आपके साथ हो और आपके सही में भी आपके साथ हो। समझ में आया आपको? आइंदा से मुझे रोकने की हिम्मत मत कीजिएगा, वरना आखिरी बार अपने बेटे को देखेंगे। इतना कहकर मनन गुस्से से वहां से चला गया। संजय माथुर की आंखों में बेहद गुस्सा था। बेसमेंट को बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया था। वह एक लग्जरियस रूम की तरह था। उस बेसमेंट में एक आदमी चेयर पर बैठा था, उसके मुंह पर टेप लगे थे, उसके हाथ राशियों में बंधे थे। तभी उस बेसमेंट में काव्यांश आया और उसके साथ अरुण भी आया। उसने चेयर पर बंधे शौर्य को देखा जो अभी भी बेहोश था। काव्यांश दूसरी चेयर पर बैठते हुए कहा, नाटक बंद करो और आंखें खोलो, कोई नहीं यहाँ पर। इतना कहकर काव्यांश ने एक झटके से टेप को उसके मुंह से निकाल दिया, जिससे शौर्य की चीख निकल गई। आ शौर्य के होठों पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलकर कहा, क्या बात है बिग ब्रो, आप तो मेरी चालाकी पल भर में पकड़ लेते हैं। काव्यांश शौर्य की बात को इग्नोर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, तो तुम किससे पूछकर यहाँ आए हो? शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलने आया हूँ बड़े भैया। 6 महीने हो गए थे और आप तो जानते हैं मैं आपको जब तक देखता नहीं हूँ सुकून नहीं मिलता। आप तो मेरी पहली गर्लफ्रेंड है और पहली गर्लफ्रेंड को इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता है ना बड़े भैया। अरुण अपने होंठों को दबाते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। काव्यांश अपने राइट आईब्रो को उठाते हुए कहा, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है ना, तो वह सन की कुछ भी कर सकता है। और यह क्या किया तुमने? इतना कहकर काव्यांश ने फोन को आगे करते हुए कहा, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली थी जो एक किन्नर के साथ सो गए थे? शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरे बाप ने इतने दुश्मन बनाए हैं कि सब मुझी से ही अपनी दुश्मनी निकालते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों सबको लगता है कि मैं उनका फेवरेट बेटा हूँ और उनकी दुश्मनी की भेंट में ही चढ़ जाता हूँ।
काव्यांश ने शौर्य को देखते हुए कहा, यह मजाक की बात नहीं, इस न्यूज तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। शौर्य ने टेंशन फ्री मुस्कुराते हुए कहा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरी साइको गर्लफ्रेंड है, ना वह मुझे बचा लेंगी। मैं गलत कह रहा हूँ जान। काव्यांश शौर्य को घूरते हुए कहा, तुम वाकई में बहुत बेशर्म हो गए हो। मुझसे छिछोरापंती करना बंद करो। मैंने तुम्हें इस तरह इसलिए किडनैप कराया है ताकि लोगों को लगे कि किसी दुश्मन ने किडनैप किया है। यहाँ आना बंद करो। अगर तुम्हारे बाप को पता चला कि तुम मेरे साथ मस्ती करते हो तो तुम्हें भी मार डालेगा। शौर्य ने अपने हाथों से रस्सी को हटाते हुए कहा, बड़े भैया वह तो पागल है। आप तो पागल मत बने, उनको पता नहीं क्या चाहिए, सब तो है उनके पास, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं उनका अपना बेटा हूँ, ये किसी और का। सॉरी जान, पापा ने जो भी किया बहुत गलत किया। काश मैं और मनन पापा को रोक पाते। पापा ने बहुत चालाकी के साथ यह सब किया। जब हम सब अपनी पढ़ाई यूएस में कर रहे थे तब उन्होंने ये सब किया ताकि उन्हें कोई रोक ना पाए। क्या आप पापा को कभी माफ कर पाएंगे जान? काव्यांश के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और वो गुस्से से शौर्य को देखते हुए कहा, ऐसे सवाल क्यों करते हो जिसका कोई जवाब नहीं? तुम भी जानते हो और तुम्हारा वह बाप भी जानता है कि माफी मैं किसी को नहीं देता। इंतजार तो उस दिन का है जब मेरी मुलाकात संजय माथुर से होगी। जो गुनाह उन्होंने किया है उनकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। तुम मनन, ये कोई और मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। काव्यांश के चेहरे को देखते हुए शौर्य चेयर उठकर काव्यांश के पास आकर घुटने पर बैठते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़े, मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड, और ये बताए क्या सच में आप शादी कर रहे हैं? क्या सच में आप मेरी सौतन ला रहे हैं? काव्यांश की आंखें बड़ी हो गई। शौर्य के मुंह से सौतन सुनकर वह कुछ कहता तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आई। काव्यांश जल्दी से बेड से उठकर खड़े होते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास आता हूँ। काव्यांश जा रहा था कि तभी पीछे से शौर्य ने कहा, क्या मेरी सौतन इतनी अच्छी है कि उससे दूर रहना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? क्या मेरी सौतन मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है? शौर्य की बातों से और उसके पॉसेसिवनेस से काव्यांश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह पीछे पलटकर उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हारी सौतन का तुमसे कोई मुकाबला नहीं, तुम तो दुनिया में अकेले एक ही पीस हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। शौर्य मुस्कुराते हुए अपने दिल पर हाथ रख पीछे की तरफ बेड पर गिरते हुए कहा, हाय मैं मर जावा, मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या डायलॉग बोला है? काव्यांश मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। काव्यांश जब फार्म हाउस के अंदर आया तो लिविंग एरिया का नजारा देख हैरान हो गया, क्योंकि जो टीवी कुछ देर पहले न्यूज दिखा रही थी अब वही टीवी जमीन पर टूटी हुई गिरी थी। काव्यांश का गुस्से से भावे तन गई। काव्यांश कांची के पास चलकर आया जो टीवी के पास खड़ी टीवी को घूर रही थी। काव्यांश कांची का शोल्डर पकड़कर कांची को अपनी तरफ करते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यह क्या हरकत है? कांची ने काव्यांश को देखते हुए ढीठपन से आंसर दिया, कोई भी हरकत नहीं है, ये टीवी तुम्हारी तरह मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने इसे तोड़ दिया। काव्यांश की आंखें हैरानी से फैल गई। वह हैरानी से कांच बड़ी ही को देखते हुए कहा, आर यू मैड? वो एक टीवी है, कोई इंसान नहीं जो तुम्हारी बात मानेगा। कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, यस आई एम मैड, मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं जो तुम्हारे हर ऑर्डर को फॉलो करूंगी। काव्यांश अपने सामने खड़ी कांची हैरानी और गुस्से से देख रहा था। काव्यांश को लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ा साइको वही है, लेकिन अपने सामने खड़ी लड़की को देख उसे एहसास हुआ कि यह उससे भी बड़ी साइको है। काव्यांश ने गुस्से से कांची के शोल्डर को और कसकर पकड़ते हुए कांची को बिल्कुल अपने करीब कर उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए कहा, ये बदतमीजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है मिस कांची अग्रवाल। कांची को अपने शोल्डर में न बर्दाश्त कर पाने वाला दर्द हो रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी महंगी पड़ेगी, क्योंकि मेरा होने वाला हस्बैंड बहुत अमीर है, वह आराम से हैंडल कर लेगा डियर बॉयफ्रेंड, लेकिन जो अब मैं करूंगी वह तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। इतना कहकर कांची काव्या आशा को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी।
काव्यांश अपने सामने खड़ी ढीठ लड़की को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह इस लड़की का गला घोंट दे। उसने गुस्से से कांची खुद से दूर धक्का देकर वहां से चला गया, क्योंकि उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह अपने गुस्से में कांची की जान भी ले सकता था। काव्यांश के धक्का देने से कांची के हाथ में टीवी का कांच चुभ गया। कांची अपने हाथों से निकल रहे खून को अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। क्या करेगी अब कांची? क्या शौर्य कांची के सच को जान पाएगा? क्या अतीत है माथुर फैमिली का? डियर रीडर्स, इस नॉवेल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और अपना प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिए। आपके रिव्यू और कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।